नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 69th डे है और हाई कोर्ट का तीसरा और फाइनल डे है। इसके बाद हम जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, पीआईएल वगैरह करेंगे और फिर हम जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उस पर पहुंच जाएंगे या फिर जुडिशरी से संबंधित जो भी होगा वो करेंगे। तो जहां हमने कल इसको एंड किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 224 पे छोड़ा था हमने। अब जो है आर्टिकल 225 में, जिसमें है जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उसके क्या जुरिस्डिक्शन होंगे। तो संविधान में कोई डिटेल प्रोविजन नहीं दिया गया है रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। सिर्फ ये कहा गया है दैट द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ हाई कोर्ट आर टू बी सेम एज इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले, ये हमारा कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का डे है, इससे पहले जो भी पावर और जुरिस्डिक्शन थे हाई कोर्ट को वो सारे रहेंगे। लेकिन इसमें एक एडिशन किया गया दैट द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर रेवेन्यू मैटर्स, जो कि पहले प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा में इनके पास नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जुरिस्डिक्शन में आपके क्या क्या है? ओरिजिनल है, एपलेट जुरिस्डिक्शन है और रीट जुरिस्डिक्शन है। उसको हम देखते हैं। तो पहला है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। ओरिजिनल का मतलब मैंने पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के टाइम पे ही बताया था, दैट इज पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर डिस्प्यूट इन फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब नॉट बाय अ वे ऑफ अपील। मतलब आपका कोई केस है, वो पहले इंस्टेंस में आप हाई कोर्ट जा सकते हो। जैसे कैसे मैटर आएंगे इसमें? मैटर ऑफ एडमायरेबिलिटी। एडमायरेबिलिटी मतलब कि जो नेविगेशन से संबंध हो, यानी नेवी से संबंध हो, नेविगेबल वाटर्स, उसमें कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स है उससे संबंधित है नेवी से, तो उसमें आप जा सकते हो। या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। सुपर इंपॉर्टेंट, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे एमपी से हम पीएम चुनते हैं और एमएलए से हम सीएम चुनते हैं। तो एमपी और एमएलए के चुनाव में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो आपके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, पावर है टू डायरेक्टली मूव टू हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर, जिसको कमेंसमेंट के बाद एडिशन पावर दिया गया था, जो शुरुआत में नहीं था इनके पास, और एन एक्ट ऑर्डर और डन इन रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, इसके इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अब ये देखोगे, हमने देखा था रीट्स का पावर, तो रीट्स का पावर जो है इसको हम 226 में भी देखेंगे। और ये क्या है? ओरिजिनल पावर है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। मतलब किसी भी इंसान का अगर फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन होता था तो उनके पास पावर था इधर टू मूव सुप्रीम कोर्ट और टू डायरेक्टली टू हाई कोर्ट। केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड, यानी कि कुछ केसेस हैं जिसको ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू इट्स ऑन फाइल। जैसे कोई मैटर है जिसमें संविधान के बारे में कुछ मैटर बताना है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट में वो मैटर पड़ा हुआ है, तो वहां से हाई कोर्ट जो है वो केस को ट्रांसफर करके अपने पास लेकर आ सकती है। द 5 हाई कोर्ट्स कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली एंड हिमाचल प्रदेश। इनके पास क्या है? ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है इन केस ऑफ हायर वैल्यू। हायर वैल्यू का मतलब यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट हुआ। मॉनेटरी मतलब पैसे की लिमिट। जैसे मान लीजिए कोई केस हो, बहुत बड़ा हो, बहुत बड़े करोड़ों का हो, तो इनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिल्ली हाई कोर्ट की बात करूं, तो जो 2 करोड़ से या उससे ज्यादा का मैटर होता है तो डायरेक्टली आप सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसको बाईपास करके आप सीधा सीधे दिल्ली हाई कोर्ट आ सकते हो। हायर वैल्यू का मतलब यहाँ पे मॉनेटरी लिमिट है। उसके बाद आता है आपका अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या होता है कि कोर्ट ऑफ अपील, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, तो इनके कुछ मैटर या फिर इनके कुछ प्रोविजन से आपको सहमति नहीं है, जो भी कन्विक्ट है या फिर जिसके बारे में सजा सुनाई गई है, तो वो अपील कर सकता है। कहां पे? हाई कोर्ट में। तो इट हियर्स अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अर्थात जैसे हमने यूपी का एग्जांपल लेते हैं, यूपी का हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। तो यूपी में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होंगे उनके किसी जजमेंट से, और उनके किसी की जजमेंट को आप नहीं मानना चाहते हो तो आप अपील कर सकते हो। किसको? हाई कोर्ट ऑफ यूपी, दैट इज इलाहाबाद हाई कोर्ट। और ये जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों में है। तो ये जो है आपका अपीलेट जुरिस्डिक्शन जो है वो थोड़ा लार्जर है, क्योंकि यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल मैटर्स दोनों है, लार्जर देन विच ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। सिविल मैटर में
क्या अपीलेट जुरिस्डिक्शन है आपका? अपील फ्रॉम ऑर्डर्स एंड जजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट लाई डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट ऑन बोथ क्वेश्चन ऑफ लॉ हो इफ द अमाउंट एक्सीड्स द स्टिपुलेटेड लिमिट। जैसे कोई भारी भरकम अमाउंट जो है उसका केस हो तो वहां पे भी सारी, जैसे यहाँ पे करोड़ों का केस हो, कोई मैटर हो, तो भी आप अपील कर सकते हो। या फिर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है, कानून के बारे में, ये सारी चीजें, तो भी आप अपील कर सकते हो। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। एक सुपर इंपॉर्टेंट, द कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास हाई कोर्ट्स हैव प्रोविजन ऑफ इंट्रा कोर्ट अपील। जैसे इंट्रा कोर्ट अपील का मतलब यहाँ पे हुआ कोई सिंगल जज है, वो किसी मैटर पे सुनवाई करके फैसला सुना देते हैं, तो आप जो है उसी कोर्ट में अपील भी कर सकते हो। अब जब वहां पे डिवीजन बेंच बैठेगी, मतलब एक से ज्यादा जो है जजेस बैठेंगे। इंट्रा कोर्ट मतलब सेम कोर्ट में ही आप अपील कर सकते हो। तो ये क्या है? काइंड ऑफ रिव्यू कर सकते हो आप उनके जजमेंट को। मतलब वो लोग खुद ही रिव्यू करेंगे डिवीजन बेंच बैठ के कि जो फैसला सिंगल जज बेंच ने दिया था वो सही था, नहीं था। तो ये है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के पास है सिर्फ। और क्या सिविल मैटर्स में? जैसे अपील फ्रॉम डिसीजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ट्राइब्यूनल्स दैट लाइक टू द डिवीजन बेंच ऑफ स्टेट हाई कोर्ट। डिवीजन बेंच मतलब सिंगल जज बेंच से ज्यादा, सिंगल जज से ज्यादा। इनफैक्ट 1997 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ट्राइब्यूनल्स आर सब्जेक्ट टू रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। अर्थात किसी भी अग्रीव्ड पर्सन, कोई एबीसी पर्सन है, ट्राइब्यूनल ने किसी मैटर पे जजमेंट दे दिया है जो आपके अगेंस्ट है, तो जो अग्रीव्ड पर्सन है एबीसी, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ना जाके वो कहां पहुंचे? पहले हाई कोर्ट जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1997। अब है क्रिमिनल मैटर्स पे। कोई भी अपील हो फ्रॉम द जजमेंट ऑफ सेशन कोर्ट, एडिशनल कोर्ट लाई टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस इज वन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years। किसी को भी 7 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई हो तो वहां पे वो अपील कर सकता है। कहां? हाई कोर्ट में, 7 साल से ज्यादा। सुपर इंपॉर्टेंट, इट शुड ऑल्सो बी नोटेड हियर दैट डेथ सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। जब भी कोई सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन कोर्ट जो है वो किसी को डेथ सेंटेंस मतलब फांसी की सजा सुनाती है, इट शुड बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड। किसी एबीसी पर्सन जो है उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, किसने सुना है? सेशन कोर्ट सुना सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इनको एग्जीक्यूट यानी कि फांसी देने से पहले जो है हाई कोर्ट, उस स्टेट की हाई कोर्ट जो भी होगी, वो कंफर्म करेगी तभी। जरूरी नहीं है कि जो एबीसी पर्सन है वो अपील करे, नहीं भी अपील करेगा तो भी ये हाई कोर्ट को कंफर्म करना होता है कि इसको फांसी की सजा होगी या नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो जो सेशन कोर्ट है वो फांसी की सजा सुना सकती है, बट जब एग्जीक्यूट करने का टाइम हो तब हाई कोर्ट जो है कंफर्म करेगी कि इसको एग्जीक्यूट करना है कि नहीं करना है। सुपर इंपॉर्टेंट, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट जो कि आर्टिकल 226 में दिया गया है, और यहां भी सेम चीज है। इट एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इश्यू रिट्स इंक्लूडिंग हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्सियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस। जैसे आर्टिकल 32 में जब सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया था, वहां पे सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए दिया गया था, बट यहां पे फॉर एनी अदर पर्पस, दैट कैन बी स्टैट्यूटरी राइट, दैट कैन बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दैट कैन बी लीगल राइट, नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स। यहां पे द फ्रेज फॉर एनी अदर पर्पस रेफर्स टू द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑर्डिनरी लीगल राइट। हाईकोर्ट जो है रिट्स किसी भी पर्सन को जारी कर सकता है जो कि उनके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में है, लेकिन अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर भी कर सकता है जब कोई क्राइम जो है उनके टेरिटरी में हुआ है बट वो पर्सन जो है किसी और टेरिटरी का है। तो ये प्रोविजन जो है दूसरा वाला, कि मान लीजिए कोई एबीसी पर्सन है जो दूसरे टेरिटरी का है, दूसरे स्टेट का है, और उनके स्टेट में आके क्राइम कर रहा है, तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और ये ऐड किया गया था 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1963। सुपर इंपॉर्टेंट, जो रेट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, जिसको दिया गया है अंडर आर्टिकल 226 यानी कि 226 में, ये कंकरेंट पावर है इनके पास विद द रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिनको दिया गया है 32 में। लेकिन हाई कोर्ट का जो रीट जुरिस्डिक्शन है वो वाइडर है देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पे क्या है, जो कंकरेंट का मतलब है, यहां पे कोई एबीसी पर्सन है, उनके फंडामेंटल राइट्स के किसी प्रोविजन का उल्लंघन हुआ है, तो उनके पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? ईदर टू गो हाई कोर्ट
और टू गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। तो दोनों के पास ओरिजिनल पावर है। फर्स्ट इंस्टांस में आपके पास पावर है, एबीसी के पास पावर है, इधर वो हाई कोर्ट जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट जाए डायरेक्टली, ठीक है। और जो ये रिट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का, ये वाइडर है। वाइडर कैसे है? सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट फॉर एनी अदर लीगल पर्पस। अर्थात अगर मान लीजिए मैं बात करूं 1977 में, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट था। तो अगर किसी के भी राइट टू प्रॉपर्टी के प्रोविजन का उल्लंघन हो रहा है तो उसके पास क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन 1978 में इसको फंडामेंटल राइट से हटा के एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट बना दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए अभी आपके राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लंघन हो रहा है, तो पावर आपके पास है, आप जाओगे, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि इट इज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। बट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं क्योंकि ये आर्टिकल 300A में मेंशन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आपका लीगल राइट भी है। तो ये जो है, अब इसका मतलब हुआ कि वाइडर प्रोविजन जो है, वाइडर जुरिस्डिक्शन किसको दिया गया? हाई कोर्ट को दिया गया है। बस ये ध्यान रखिएगा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। और एक केस है आपको याद रखना है, चंद्र कुमार केस। चंद्र कुमार केस 1997। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि रिट जुरिस्डिक्शन है जो बोथ ऑफ हाई कोर्ट एज वेल एज सुप्रीम कोर्ट, ये क्या है? दीज आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिसका जन्म हुआ था 1973 केशवानंद भारती केस में। अर्थात संविधान अगर संशोधन करके भी चाहे इस प्रोविजन को हटाना, दैट इज रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, तो भी नहीं हटा सकती। ठीक है, ये ध्यान रखें। चंद्र कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जो रिट जुरिस्डिक्शन का पावर है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, इसको हम बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल रहे हैं। इन सब के अलावा एक और जुरिस्डिक्शन है जिसको हम कहते हैं सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। सुपरवाइजरी का मतलब हुआ दैट हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स। जो भी उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में फंक्शन कर रहे हैं एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्राइब्यूनल, मिलिट्री कोर्ट को बाहर रखेंगे। पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस जो है, जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी ट्राइब्यूनल्स फंक्शन कर रहे हैं आपको यूपी में, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है सुपरिंटेंडेंस का पावर होगा, मतलब सबसे सुपीरियर जो वो होगा। इसका मतलब है वो लॉ उनके लिए बना सकते हैं कि कैसे काम करना है, क्या करना है, सारी चीजें। बट वो लॉ जो है कोई स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ है या पार्लियामेंट का लॉ है, उसमें जो है हस्तक्षेप ना करे। और कोई भी ऐसा कानून अगर हाई कोर्ट कल को बनाती है, इट शैल रिक्वायर द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, यानी कि आनंदीबेन पटेल जो करेंटली गवर्नर है, कहाँ की? यूपी की। उनसे जो है परमिशन आपको लेना पड़ेगा। आर्टिकल 228, आर्टिकल 228 में है ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट। जैसे कोई केस पड़ा हुआ है किसमें? सबऑर्डिनेट कोर्ट में, और वहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसकी रिक्वायरमेंट है या फिर संविधान के इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट है। उस केस में जो है हाई कोर्ट जो है वो केस को अपने पास या तो ट्रांसफर कर ले, या फिर जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, या फिर जो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बताए, डिटरमाइन करे, और उसी केस को, उस जजमेंट को जो है फिर उसके पास ट्रांसफर कर दे, किसके पास? सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास। केसेस जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में है, हाई कोर्ट को अगर लगता है कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर संविधान की जरूरत है, तो वो अपने पास ट्रांसफर करके उसको डिस्पोज कर सकती है, या फिर जो भी जजमेंट है उनको देकर और उनको ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, इस पे आप पर्टिकुलर ये जजमेंट जो है आप सुनाओ। आर्टिकल 229 में ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स एंड द एक्सपेंसेस ऑफ हाई कोर्ट, नॉट जज, जो भी ऑफिसर्स होंगे, सर्वेंट्स होंगे हाई कोर्ट्स के जो वहाँ पे काम करते हैं, उनके एक्सपेंसेस और उनका सैलरी वगैरह कैसे, तो जो भी चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट का, वो उनको अपॉइंट भी कर सकते हैं, किसको? ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ हाई कोर्ट, विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर जो है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर हो गया या फिर सीएम वगैरह हो गया, वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनका जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा हाई कोर्ट के स्टाफ्स का, सैलरी हो गया, अलाउंसेस हो गया, पेंशन हो गया, दे विल बी चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, और जो भी फीस वगैरह ये सारी चीज़ वो वहाँ से लेकर इनका पेमेंट किया जाएगा, ताकि ज़्यादा परेशानी ना हो इनको काम करने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था आपको जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उनको पेंशन कहाँ से मिलता है? पेंशन जो है ये चार्ज होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, बट पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जजेस ऑफ हाई कोर्ट।
आर्टिकल 230 में ये लिखा गया है कि एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूनियन टेरिटरी, और ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट हैज द पावर टू एक्सटेंड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरी। आप किसी भी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है किसी यूनियन टेरिटरी को दे सकते हो, उसमें इंक्लूड कर सकते हो या फिर एक्सक्लूड भी कर सकते हो। ये आर्टिकल 230 में मेंशन है। आर्टिकल 231 में ये कहा गया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। जो भी इस प्रीवियस चैप्टर में जो भी लिखा गया है, तो पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया, पार्लियामेंट मे बाय लॉ एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जिसके तहत बहुत सारे स्टेट्स का 1956 में जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ, तो बहुत सारे स्टेट का जो जुरिस्डिक्शन देखोगे, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का देखा था हमने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, गोवा, दादर एंड दमन दोनों को कवर। जैसे केरला हाई कोर्ट है, केरला के जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन केरला और लक्षद्वीप भी है। कोलकाता हाई कोर्ट वेस्ट बंगाल प्लस अंडमान भी है। तो ये सारी चीजें जो है संविधान में लिखा गया है, उसके तहत किया जाता है। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल है, द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स कवर्स क्या क्या है? तो हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसको देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जी है, स्टैट्यूटरी राइट्स, जी है, फंडामेंटल राइट्स, ये भी है, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स यानी सी ऑप्शन सही होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर द कॉमन जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट? दोनों के कॉमन जुरिस्डिक्शन में क्या आता है? तो ये आता है आपको म्यूचुअल डिस्प्यूट अमंग स्टेट, नहीं, ये डिस्प्यूट अमंग स्टेट जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किसका था? सुप्रीम कोर्ट का। डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर स्टेट, ये भी सुप्रीम कोर्ट का। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है रीट जुरिस्डिक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट? नॉट पूछा है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, क्या हमने देखा कुछ एडवाइजरी? नहीं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अंडर आर्टिकल 143, जहां प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस लेते हैं। ओरिजिनल देखा हमने, सुपरवाइजरी ये भी देखा, एपेलेट ये भी देखा, तो नॉट पूछा है। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो हाई कोर्ट के पास नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई कोर्ट्स आर इन बेटर पोजीशन टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन देन द सुप्रीम कोर्ट। क्या ये सही है? जी हाँ सही है। क्यों? क्योंकि इनका वाइडर जुरिस्डिक्शन है, ना ही सिर्फ फंडामेंटल राइट्स बट स्टैट्यूटरी, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल सारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स, ये भी स्टेटमेंट सही है, ओनली फंडामेंटल राइट्स, यानी कि बोथ सी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, consider the following statement, the state legislature can extend the jurisdiction of a high court to any union territory or exclude the jurisdiction of a high court from any union territory। क्या स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दिया गया है? नहीं। अंडर आर्टिकल 230 के तहत ये पावर जो है पार्लियामेंट को दिया गया। तो पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ एस्टैब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। क्या ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर को? नहीं। अंडर आर्टिकल 231 ये दिया गया है पार्लियामेंट को, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? डी, यानी कि नन। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है हाई कोर्ट वो खत्म होता है, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिसपे हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।